तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कनेक्शन ऑफ स्पेयर। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे कूलम लॉ के ऊपर या इलेक्ट्रिक चार्ज वाले टॉपिक के ऊपर, और एक छोटा सा थियोरेटिकल पार्ट करेंगे जो पिछले वीडियो में मिस हो गया था, जो कि पिछले वीडियो में नहीं गया था, वो था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कनेक्शन ऑफ स्पेयर से। ये जो कनेक्शन ऑफ स्पेयर वाला टॉपिक है बेटा, ये कॉम्पिटिशन के लिए है, फॉर कॉम्पिटिशन ओनली। सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, सीबीएसई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो सीबीएसई पर फोकस कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक नहीं है। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ या कनेक्शन ऑफ स्पेयर जो टॉपिक हम करने वाले हैं, ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर नहीं करेंगे। असल में इसके बारे में बहुत डिटेल हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में। इसमें हम उसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं। देखिए, मान के चलिए आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर हो जिसके सरफेस पर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उस पर चार्ज है मान के चलिए Q1। एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और उस कंडक्टिंग स्फीयर का पर जो चार्ज है वो है Q1 और उस स्फीयर का रेडियस है R1। और ऐसे ही आपके पास एक दूसरा चार्ज्ड स्फीयर है बेटा, उस पर चार्ज जो है Q2 है, उसका रेडियस R2 है। स्फीयर्स जो हैं हम ले रहे हैं सेम शेप के हैं और नेचर के हैं, ये बात दिमाग में रखना है। स्फीयर्स आर ऑफ सेम शेप, यानी कि दोनों स्फेरिकल हो और सेम नेचर हो, एक ही मटेरियल के बने हैं। अब जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने 12th में बेटा ये पढ़ लिया है कि V में क्या होता है, KQ/R, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। और यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आई है, जो कंडीशन हम लोग दिखा रहे हैं ये कंडीशन वहाँ से आई है। और जो बच्चे अभी नहीं पढ़े हैं, जो 12th कर रहे हैं, जिन्होंने 12th की शुरुआत की है बेटा, तो वो आगे चल के कंडीशन जान जाएंगे। तो कंडीशन फिर भी एक बार हम बता देते हैं कि जब दोनों स्फीयर का पोटेंशियल बराबर नहीं होता तो उनके बीच में शेयरिंग होती है। तो V1 बराबर नहीं होना चाहिए V2 पे। अब K तो सभी में कांस्टेंट है, तो Q1/R1 बराबर नहीं होना चाहिए Q2/R2 के, या Q1/R2 बराबर नहीं होना चाहिए Q2/R1 के। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही सवाल पूछ लिया गया था कि दो स्फीयर हैं, उन दोनों के बीच में शेयरिंग कब होगी। तो कंडीशन ये है Q1/R1 नहीं बराबर होना चाहिए Q2/R2 के, या V1 बराबर नहीं होना चाहिए V2 के। V1 और V2 यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 1, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो शेयरिंग ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस, तो चार्ज की शेयरिंग होके रहेगी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसमें काम कैसे करेंगे कि शेयरिंग होने के बाद दोनों पर चार्ज कितना कितना आएगा, ये कैसे पता लगाएंगे। तो पहले आप क्या करिए, टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए। दोनों पर जो भी चार्ज है, जैसे कि इस केस में हमारे पास ऊपर वाले पे Q1 था, दूसरे पे Q2 था, तो टोटल चार्ज Q1 + Q2 आएगा। सीधा सीधा हम इसे ऐड कर देंगे। उसके बाद मान के चलिए आफ्टर शेयरिंग, ठीक है, ये जो है आफ्टर शेयरिंग है। शेयरिंग होने के बाद मान के चलिए बेटा, आपके बड़े वाले स्फीयर पे जो चार्ज आया है Q1 या R1, पहले वाले स्फीयर पे जो चार्ज आया है वो Q1 और दूसरे वाले पे जो आया है Q2 है। तो Q1 कैसे निकलेगा बेटा, चार्ज अपॉन टोटल रेडियस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल रेडियस इनटू में R1। ऐसे ही Q2 क्या आएगा बेटा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल रेडियस इनटू में R2। ठीक है, ये आया कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में देंगे। ठीक है, बस अभी हम ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर पहले वाले पर निकालना है तो ऊपर रेडियस R1 होगा, अगर दूसरे वाले पे निकालना है तो उसका रेडियस R2 होगा। मतलब जिस स्फीयर पे अगर आपको चार्ज निकालना है उसी स्फीयर का आपको रेडियस कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज अपन टोटल रेडियस इनटू में R1। इसे जर्नल फार्मूले के तौर पर भी कर सकते हैं। जो बच्चे क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, तो अगर इंजीनियरिंग वगैरह की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी एक स्पेशल केस मैं यहाँ पे बना देता हूँ। वेरी स्पेशल केस। मान के चलिए कि आपके पास 3 स्फीयर हैं, इसका रेडियस R1, दूसरे का रेडियस बेटा R2, तीसरे का रेडियस R3। एक पे चार्ज Q1, एक पर Q2, एक पर Q3। फिर आपने इन्हें कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। ठीक है, ये कनेक्ट हो गए। आप चाहो तो तीनों को कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दूसरे वाले इस पर जो चार्ज आएगा, मान के चलिए Q2, इस पर Q1, इस पर Q3।
ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों 1 और 3 को भी कनेक्ट कर सकते हो, वैसे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो फाइनली जो सब पे चार्ज आएगा Q1 डैश होगा टोटल चार्ज पहले वाले का रेडियस अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं जैसे आपको बार बार बोल रहा हूँ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल रेडियस, जहाँ पे Q का मतलब क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ऐसे ही Q2 डैश जो आपके पास आता वो आता QR2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। और ऐसे ही आपके पास Q3 डैश जो आता वो होता QR3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, फॉर मेडिकल के लिए नहीं है, फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ओनली। मैं ऐसे कहूँगा सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए है, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेटा ये। अब इसके ऊपर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा जो टॉपिक बचा है उसे भी ख़त्म कर देते हैं, जो पिछली बार रह गया था, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से किया जा सकता है। एक होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, 1D में आप डिस्ट्रीब्यूट करें। एक होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम 2D कहते हैं। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक या क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम 3D कहते हैं। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, चलिए सारे डिस्ट्रीब्यूशन को गौर से देखते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की। मान के चलिए आपके पास एक लीनियर बॉडी है, ये रही, इस पर चार्ज को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब वो यूनिफॉर्मली भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली भी। आपने इस पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा लिया, उस छोटे से हिस्से की लेंथ डेल्टा एल है, इस छोटे से पार्ट की जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू है। तो बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमारी होगी वो होगी इस छोटे से पार्ट का चार्ज अपन छोटे से पार्ट की लेंथ, यानी कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। या आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो सिंपल चार्ज पर यूनिट लेंथ से ही काम आपका चल जाएगा। एसआई यूनिट और डायमेंशन, कोई भी नई क्वांटिटी अगर हम देखेंगे तो उसके एसआई यूनिट और डायमेंशन ज़रूर बताएंगे। तो एसआई यूनिट के लिए बेटा ऊपर कूलाम है, नीचे मीटर है, तो एसआई यूनिट कूलाम पर मीटर। डायमेंशन के लिए चार्ज का आप सभी को याद है 80 है, लेंथ का एल है, तो 80L-1। ये सब के सब तीनों के तीनों स्केलर क्वांटिटी है बेटा, कोई भी इनमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी, तो डायग्राम देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक सरफेस है, उस पर जो है कुछ चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों ने उठा लिया। उस छोटे से हिस्से का जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू होना चाहिए, और उस छोटे से हिस्से का एरिया जो है डेल्टा ए है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, तो छोटे से जो है बेटा आपका ये जो पार्ट के कारण जो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आई उस जगह की, वही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा। एसआई यूनिट की बात करें तो चार्ज का कूलाम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये क्या कूलाम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें तो चार्ज की बेटा डायमेंशन 80, एरिया का आपको पता है L2 होता है, तो 80L-2। फिर हम आते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने मान के चलिए एक 3D बॉडी ली, उस 3D बॉडी के छोटे से पार्ट का जो एक छोटा सा पार्ट हमने उठा लिया, उसका जो वॉल्यूम है डेल्टा वी है बेटा। ये वी में इंजीनियरिंग में ऐसे लिखते हैं काट के, तो इसलिए मैं भी काट के ये लिखता हूँ। इंजीनियरिंग की कुछ बातें हमारे खून के अंदर रह जाती है बेटा। तो बेटा इस छोटे से चार्ज का जो बेटा इस छोटे से पार्ट का जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमारा क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, इसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो पूरी बॉडी में तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। एसआई यूनिट की बात करें तो बेटा एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। और अगर डायमेंशन की बात करें बेटा तो चार्ज का आपको पता है 80, वॉल्यूम का आपको पता है L3, तो 80L-3। तो इतना पहले हम लोगों को क्लियर होना चाहिए, इतनी हमारी थ्योरी थी जो हम लोगों को आनी चाहिए थी। अब हम लोग बात करते हैं
कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जितने न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज या कूलम्ब लॉ वगैरह। तो हेडिंग आप देख सकते हैं, हेडिंग है हमारी न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, एक सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है आपके पास जिसका रेडियस r है, और उसके अंदर स्फेरिकल कैविटी है बेटा जिसका रेडियस छोटा a है, और छोटे a की वैल्यू बेटा r से कम है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट डाटा यहाँ पर हमें मिला। स्फेयर का रेडियस r, जो कैविटी का जो रेडियस है वो जो है बेटा आपके r से कम है, और वो कैविटी उसके सेंटर पर ही है, यानी कि कैविटी का सेंटर और स्फेयर का सेंटर एक ही जगह पर है। फिर आगे देखते हैं, ए प्लस क्यू चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर। प्लस क्यू चार्ज को आपने सेंटर पे ही रखा है। द चार्ज ऑन द इनर सरफेस, आउटर सरफेस एंड एट द पोजीशन आर, और एक पोजीशन आर लेनी है जो कि ए से ज़्यादा हो लेकिन कैपिटल आर से कम हो, वहाँ पर क्या होगी रेस्पेक्टिवली। कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास बेटा जो नीले पेन से मैंने दिखाया है, ये आपके पास एक हॉलो स्फेयर है विथ कैविटी। आप जैसे ही प्लस क्यू चार्ज इसके अंदर रखेंगे तो इंडक्शन फिनोमिना के कारण इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फेयर था, एक कंडक्टर था। तो हमें पता है इंडक्शन के कारण जस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का चार्ज हमें नज़र आएगा, तो प्लस क्यू के कारण इधर नज़र आएगा माइनस क्यू और बाहर चला जाएगा प्लस क्यू। कंडक्टर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर के अंदर मटेरियल में कोई चार्ज नहीं हो सकता, देयर विल बी नो चार्ज, नो चार्ज इन मटेरियल। मटेरियल के अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। और कंडक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। ये कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टी में से एक है। तो इनर सरफेस पर बेटा माइनस क्यू आ गया, ठीक है। इनर सरफेस पर जो चार्ज आएगा वो मैंने यहाँ दिखा रखा है माइनस क्यू, आउटर सरफेस पर प्लस क्यू आ गया। यहाँ पर जो फिनोमिना टेक प्लेस हो रहा है, इंडक्शन इज टेकिंग प्लेस देयर, ठीक है, इंडक्शन इज टेकिंग प्लेस देयर, या हैपनिंग कह लीजिए, यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है। अब ऐसा होने के कारण बेटा देखिए हमारे पास इनर सरफेस पर माइनस क्यू का चार्ज, मटेरियल के अंदर जीरो चार्ज, और आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज आया। तो इनर सरफेस पर माइनस क्यू, आउटर पर प्लस क्यू, और मटेरियल के अंदर जीरो, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस। तो इनर और आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो आप जानते हैं बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, एज यू नो, ये बात आप जानते हैं, इसमें तो कोई शक की बात है नहीं। कोई शक की बात हो तो बेटा बताइएगा कमेंट में। तो चार्ज तो हमारा सिग्मा हो गया बेटा Q अपॉन ए। अब इनर सरफेस पर चार्ज कितना आया था, माइनस क्यू, ये हमने लिखा भी है यहाँ पर। इनर सरफेस का जो रेडियस क्या था बेटा, वो इन्होंने ए दिया था, क्योंकि वो स्फेरिकल सरफेस था तो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर। तो इनर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई माइनस क्यू बाय 4 पाई ए स्क्वायर। ऐसे ही आउटर सरफेस की बात करें, आउटर सरफेस पे चार्ज प्लस क्यू, सेंटर से दूरी, आउटर सरफेस का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है बेटा, तो आउटर रेडियस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्लस क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा पहला सेट ऑफ न्यूमेरिकल हो गया। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। मान के चलिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक, हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग शेल है, एक का रेडियस आर है, एक का 2r है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। एक शेल ए नाम दिया, एक शेल बी नाम दिया, एक का रेडियस आर, एक का 2r है। इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ओ, सेंटर ओ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, एंड माइनस 2q एंड प्लस 3q चार्ज आर गिवन टू द शेल ए एंड बी, ए और बी शेल को माइनस 2q और प्लस 3q चार्ज दिया है, देन कैलकुलेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। तो इनर और आउटर सरफेस ऑफ द शेल पर कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। अब इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ दी शेल पर पूछा है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे। इसके लिए एक बहुत बड़ा सा खूबसूरत सा हम लोग डायग्राम देख लेते हैं बड़ा।
पहले हमने दोनों शेल वापस बना लिए नीले पेन से, फिर मैंने नीले पेन से यहाँ पे दिखा दिया प्लस क्यू चार्ज हमारे पास अवेलेबल था। आउटर सरफेस पर आपके जो काले पेन से मैंने दिखाया माइनस टू क्यू चार्ज अवेलेबल था और दूसरे वाले पर प्लस थ्री क्यू चार्ज अवेलेबल था। प्लस क्यू चार्ज होने के कारण, इंडक्शन के कारण अंदर वाले सरफेस पर तो माइनस क्यू चार्ज आएगा। क्योंकि अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज आया तो बाहर वाले सरफेस पर प्लस क्यू जाता है इंडक्शन के कारण, तो इधर प्लस क्यू आ गया। तो बाहर टोटल चार्ज हो गया माइनस क्यू के, इसलिए इसके आउटर सरफेस पर भी माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब ये बात मैं आप लोगों को बार बार 1000 बार लगातार कहता हुआ आया हूँ कि इंडक्शन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, लेकिन बॉडी पर चार्ज नहीं आता। बॉडी पर अगर मैं अभी भी बात करूँ शेल ए पर, तो नेट चार्ज अभी भी माइनस टू क्यू है। यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, तो बेटा कितना आ गया? माइनस टू क्यू आ गया। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो आउटरमोस्ट शेल पर यहाँ पर क्या आएगा बेटा? आउटरमोस्ट शेल पर इधर आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज इंडक्शन के कारण। अगर इधर प्लस क्यू तो बाहर कितना जाएगा? माइनस क्यू। लेकिन प्लस थ्री क्यू पहले से ही सरफेस पर था, तो बाहर आउटरमोस्ट शेल पर कितना आ गया? प्लस टू क्यू चार्ज आ गया। तो अब हमें पता लग गया किस जगह कितने कितने चार्ज हैं। सेंटर पे प्लस क्यू, ए वाले शेल के इनर सरफेस पर माइनस क्यू, ए वाले शेल के आउटर सरफेस पर माइनस क्यू, बी वाले शेल के इनर सरफेस पर प्लस क्यू और बी वाले के आउटर शेल पर आपका प्लस टू क्यू। बस आपको इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो ये रही, निकाल देते हैं बेटा। ए के इनर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो इनर सरफेस पर चार्ज है माइनस क्यू और इसका रेडियस साफ दिख रहा है आर, ये रहा रेडियस हमें आर नज़र आ रहा है, तो माइनस क्यू बाय 4πr²। इसी तरीके से इसके आउटर सरफेस की बात करें तो इस पर भी चार्ज है माइनस क्यू, रेडियस अभी भी आर है, तो माइनस क्यू बाय 4πr²। फिर बी वाले की इनर सरफेस की बात करें तो इनर सरफेस पर इस बार यहाँ पे कितना चार्ज है? इनर सरफेस पर चार्ज है प्लस क्यू और रेडियस सेंटर से कितनी दूरी पर है बेटा? 2r पर, तो कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा? q/4π2r²। और आउटर सरफेस पर बेटा कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी? आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है? 2q और यहाँ से बेटा इसके सेंटर से दूरी जो है सरफेस की 2r है, यानी कि रेडियस 2r है, तो यहाँ पर जो है सरफेस एरिया होगा 4π2r²। तो ये आपके पास सॉल्व करके आ रहा है q/8πr²। ये इसका तीसरा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम कुछ ऐसा ही है प्रैक्टिस के लिए बेटा। आपके पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस a है, उस पर नेट चार्ज प्लस 2q है। एक कंडक्टिंग शेल है उसके बाद आपके पास जिसका इनर रेडियस b, आउटर रेडियस जो है उसका c है, ये c लिखा हुआ है, और उसे कॉन्सेंट्रिक है वो सॉलिड स्फीयर के साथ, मतलब तीनों के सेंटर को क्या कहते हैं, शेल के और स्फीयर के सेंटर दोनों सेम है, और जो नेट चार्ज है आपके शेल पर वो माइनस क्यू है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर और आउटर सरफेस ऑफ द शेल पर बतानी है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है बेटा, आप देख लेते हैं। ये रहा मेरा एक सॉलिड स्फीयर, रेडियस इसका a, इस पर चार्ज होगा प्लस 2q, और क्योंकि स्फीयर कंडक्टिंग है तो बेटा सारा चार्ज सरफेस पर ही रहेगा, अंदर कहीं जगह है ही नहीं, कोई कैविटी वगैरह है नहीं कि वहाँ चला जाए। फिर आपने ये कॉन्सेंट्रिक हॉलो शेल बनाया जिसका इनर रेडियस बेटा आपका b, आउटर रेडियस c है, टोटल चार्ज इस पर माइनस q है। अब इंडक्शन के कारण प्लस 2q के इंडक्शन के कारण बेटा आउटरमोस्ट शेल क्या कहते हैं, हॉलो शेल के इनर सरफेस पर माइनस 2q चार्ज आएगा, और इस पर माइनस 2q है, तो माइनस q में बाहर प्लस 2q पहुंच जाएगा, बाहर प्लस 2q पहुंच गया, माइनस q में से ऐड किया तो टोटल चार्ज बाहर आ गया प्लस q। तो बस इनर सरफेस पर चार्ज है बेटा माइनस 2q का, इसका जो सरफेस का रेडियस है वो b है, तो आपका इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी माइनस 2q/4πb²। और आउटर सरफेस की बात करें तो आउटर सरफेस पर नेट चार्ज हमारे पास कितना आया? प्लस q का, इसकी जो क्या कहते हैं रेडियस है सरफेस की वो c है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? q/4πc²।
देखते हैं बेटा, अगला देखते हैं। हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग हॉलो, कॉन्सेंट्रिक है दिमाग में रखिएगा, कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर हैं। एक का रेडियस बेटा r है, एक का 2r है, और उन्हें चार्ज आपने दिया है Q1 और Q2, और उनके क्या कहते हैं चार्ज डेंसिटी, चार्ज जो है इस तरीके से दिया गया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस पर, उनके आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। अगर ऐसा है तो Q1 और Q2 का रेशियो क्या हो। अब इन्होंने कोई डायग्राम नहीं दिया, वो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। एक सेकेंड। तो जैसे कि हम लोग डायग्राम पर देख रहे हैं कि मैंने एक स्फेयर बनाया, नीले पेन से बना हुआ है, इस पर चार्ज +Q है। एक दूसरा स्फेयर बनाया, उस पर चार्ज आपका Q2 है। इंडक्शन के कारण जो बड़े वाला स्फेयर है जिसका रेडियस बेटा 2r है, उस पर इंडक्शन के कारण इनर सरफेस पर -Q चार्ज आएगा, और अगर अंदर -Q चार्ज आ रहा है तो बाहर +Q चार्ज आएगा। तो टोटल चार्ज सरफेस पर हो जाएगा आपके बड़े वाले स्फेयर के आउटर सरफेस पर जो टोटल चार्ज होगा वो Q2 + Q1 होगा। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी बराबर है। आपके आउटर सरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इनर सरफेस के सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरे के आउटर के जो बड़ा वाला स्फेयर है जिसका रेडियस 2r है उसके आउटर सरफेस के सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर है। तो Q1/4πr², क्योंकि इसका रेडियस r था बेटा, इसके आउटर सरफेस का जो एरिया होगा 4πr², और Q1 + Q2 इसके आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज Q1 + Q2 है, रेडियस 2r है, तो अपॉन में 4π 2r का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर होने चाहिए। 4π से 4π कैंसिल, आप 2r का होल स्क्वायर करोगे 4r² आएगा, r² से r² कैंसिल, यहाँ 1 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4Q1 बराबर हो गया Q1 + Q2 के, यानी कि 3Q1 बराबर हो गया Q2 के, यानी कि Q1/Q2 बराबर हो गया 1/3 के। तो इनका रेशियो जो होगा 1:3 होगा। इसी तरीके से हम लोग 5वें क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। मान के चलिए आपके पास एक Q चार्ज है, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है दो मेटेलिक स्फेरिकल सरफेस पर, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 2r है, इस तरीके से सच दैट बोथ है इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी देन द चार्ज ऑन बिगर स्फेयर। अब इसमें बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि दोनों के दोनों स्फेयर कॉन्सेंट्रिक है। बेटा क्वेश्चन में जब जिक्र ही नहीं किया गया है कि कॉन्सेंट्रिक है, बोला ही नहीं गया है कि ये कॉन्सेंट्रिक है, तो ये कॉन्सेंट्रिक नहीं हो सकते। कॉन्सेंट्रिक नहीं हो सकते तो देखिए बेटा काम अब इसमें कैसे होगा। ये मैंने नीचे आप डायग्राम देखिए, खूबसूरत सा डायग्राम बनाया है। इस पर जो चार्ज होगा बेटा बड़े वाले स्फेयर पर जो हमें निकालना है वो मान लिया मैंने छोटा Q, आप चाहो तो x भी मान सकते हो। तो बचा हुआ चार्ज छोटे वाले स्फेयर को दिया गया होगा, यानी कि Q - स्मॉल q। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, यानी कि Q/4π 2r का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए Q - Q/4πr²। 4π से 4π कैंसिल, छोटा Q/4r², Q - Q/r², r² से r² कैंसिल करा, यहाँ 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर स्मॉल q = 4, तो 4 कैपिटल Q - 4 स्मॉल q, यानी कि 5 स्मॉल q बराबर में 4q आया, q की वैल्यू 4q/5 आ गई। बच्चे कॉन्सेंट्रिक मान के इसे सॉल्व करते हैं, वहाँ पर उनसे बहुत बड़ी गलती होती है, तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा शेयरिंग ऑफ चार्ज के और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा, जितने शेयरिंग ऑफ चार्ज के क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6। दो मेटेलिक स्फेयर हैं, एक का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक को चार्ज आपने -1 × 10⁻² कूलम दिया, एक को 5 × 10⁻² कूलम चार्ज दिया, और उन्हें कनेक्ट कर दिया बाय ए स्फेरिकल कंडक्टिंग वायर। तो फाइनल चार्ज बड़े वाले स्फेयर पर होगा तो कितना होगा। तो देखिए बेटा सबसे पहले यहाँ पर गौर से हमें समझना है कि इन्हें कंडक्टिंग वायर से आपने कनेक्ट करा है, और एक स्फेयर पर चार्ज दे रखा है, दूसरे स्फेयर पर चार्ज दे रखा है, दोनों का रेडियस दे रखा है। ये सिचुएशन है कनेक्शन ऑफ द स्फेयर थी, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ द चार्ज होगा बाय कंडक्शन। तो पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आंसर नहीं निकल सकता, ये बात हमें दिमाग में रखनी है।
अब मैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए बेटा, पहले वाले स्फीयर पर जो चार्ज है वो -1 इंटू 10 की पावर -2 है। पहले वाले स्फीयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले स्फीयर पर जो चार्ज है 5 इंटू 10 की पावर -2 कूलम है। और यहाँ पर जो रेडियस है बेटा वो 3 सेंटीमीटर है। तो अब टोटल चार्ज सबसे पहले हम निकालेंगे। कैलकुलेशन का फर्स्ट स्टेप ये था। टोटल चार्ज मैंने निकाला, इन दोनों को ऐड करा, -1 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2, तो ऐड करके आया 4 इंटू 10 की पावर 2 कूलम। अब हमें निकालना है बेटा, मेरा टारगेट है बड़े वाले स्फीयर पर चार्ज निकालना है। तो अभी हमने इसी वीडियो में हमने पढ़ा था कि बेटा किसी स्फीयर पर शेयरिंग ऑफ चार्ज के कारण चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जिस स्फीयर पे चार्ज निकाल रहे हैं टोटल चार्ज अपॉन में टोटल रेडियस इंटू में जिस स्फीयर पर निकालना चाह रहे हैं उस स्फीयर का रेडियस। मैं दूसरे वाले स्फीयर पर निकालना चाह रहा हूँ इसलिए दूसरे का रेडियस डाला। तो 4 इंटू में 10 की पावर -2 इंटू में 3 अपॉन में 1 + 3 सॉल्व करके बेटा ये आ रहा है 3 इंटू 10 की पावर -2 कूलम। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अलग वैरायटी है। दो मेटल स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक का 1 सेंटीमीटर। हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी जो 2 सेंटीमीटर है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, जो 1 सेंटीमीटर है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी +2 सिग्मा है। उनको वायर से फिर कनेक्ट करा तो पूछ रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी अब अगले स्फीयर पर क्या होगी। तो कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को पता है शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा। शेयरिंग ऑफ चार्ज करने के बाद दोनों पे चार्जेस आएंगे, उसके बाद ही हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल पाएंगे। तो हम करेंगे कैसे, देखिए हमें पहले वाले स्फीयर पर टोटल चार्ज निकाला। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा थी इंटू में 4 पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू में 2 का स्क्वायर, यह आ गया 16 पाई सिग्मा। सेम टू सेम तरीके से आपने Q2 निकाला, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है इंटू 4 पाई डिस्टेंस का रेडियस का स्क्वायर। तो क्योंकि ये ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू में एरिया आपको चार्ज देता है, याद रखिएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 2 सिग्मा इंटू में 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये 8 पाई सिग्मा आ गया। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो 24 पाई सिग्मा ये आ रहा है। अब पहले वाले स्फीयर पर अगर मैं चार्ज निकालता हूँ बेटा तो टोटल चार्ज हमें पता है 24 पाई सिग्मा। जिस पहले वाले स्फीयर का रेडियस यहाँ पे साफ दिख रहा है आप लोगों को 2 है, अपॉन में टोटल रेडियस कितना है 2 + 1 3 हो जाएगा। ये 3 को 24 से काटेंगे 8 आएगा, 8 2 = 16। लेकिन ये तो पुराना वाला ही चार्ज है, और अगर पुराना नया चार्ज और पुराना चार्ज दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब शेयरिंग हुई नहीं, तो दूसरे वाले पर भी इतना ही चार्ज आएगा बचा हुआ। आप टोटल में से कितना टोटल आया था आपका 24 पाई सिग्मा, उसमें से 16 पाई सिग्मा माइनस करेंगे तो 8 पाई सिग्मा ही वापस आएगा। क्योंकि दोनों पर चार्ज कभी चेंज हुआ ही नहीं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी। पहले वाले की सिग्मा ही रहेगी और दूसरे वाले की 2 सिग्मा ही रहेगी। अब एक और वैरायटी देख लेते हैं इसी तरीके की। दो स्फीयर हैं, एक का रेडियस बेटा 6 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस बेटा 4 सेंटीमीटर है, और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी एक की +2 सिग्मा है, एक की - सिग्मा है, मान लिया हम लोगों ने। हमें नया सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पर निकालना है जब इन्हें हम कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए कैसे काम होगा इसमें। तो इसमें देखिए बेटा किस तरीके से काम होगा। तो ये होगा बेटा आपके पास, ये रहा मैंने एक बड़ा स्फीयर बनाया जिसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है, जिस पर चार्ज +2 सिग्मा है। दूसरा बनाया बेटा जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, चार्ज पर - सिग्मा है। पिछली बार की तरह फिर हमने कैलकुलेशन करी, टोटल चार्ज पहले वाले पर कितना होगा 4 पाई 6 स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर फॉर्म लगाया, इंटू में सरफेस चार्ज डेंसिटी +2 सिग्मा थी 2 सिग्मा, सॉल्व करके आ रहा है ये 288 पाई सिग्मा। दूसरे पर निकालेंगे तो 4 पाई, इसका रेडियस बेटा 4, तो 4 पाई इंटू में 4 का स्क्वायर इंटू में - सिग्मा, सॉल्व करके आ रहा है -64 पाई सिग्मा। टोटल चार्ज कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके। याद रखिए यहाँ पे माइनस का साइन आप इग्नोर नहीं करेंगे। ऐड करते समय जब चार्जेस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं चार्जेस का साइन का आपको लेना पड़ता है। तो 288 पाई सिग्मा में -64 पाई सिग्मा आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 224 पाई सिग्मा। अब बड़े वाले स्फीयर पर मुझे चार्ज निकालना है, उम्मीद है आपको फॉर्मूला ये याद हो ही गया है। मुझे जिस स्फीयर पे चार्ज निकालना है वो कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल रेडियस इंटू में जिस स्फीयर पे चार्ज निकालना है उसका रेडियस। मुझे 6 वाले पर निकालना है इसलिए मैं यहाँ पे 6 रखूँगा। तो 224 पाई सिग्मा इंटू में 6 अपॉन 6 + 4
सॉल्व करके कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ रही है 134.4 पाई सिग्मा। तो दूसरे वाले स्फीयर पर कितना चार्ज होगा? टोटल में से पहले वाले को हमने माइनस किया, दूसरे वाले पे चार्ज आ गया बेटा 89.6 पाई सिग्मा। अब दोनों पर हमें चार्ज पता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। पहले वाले पे कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले वाले पे टोटल चार्ज 134.4 पाई सिग्मा अपॉन में 4 पाई रेडियस का स्क्वायर यानी कि 4 पाई 6 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 6 के टेबल पे ऊपर और नीचे दोनों कटे तो ये आपके पास आया 224.6। फिर आपने इसे 4 के टेबल पे कहा था 22.4 को, तो ये 5.6 आया अपॉन में 6, यहाँ पे तो था ही सिग्मा। अगर 5.6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.933333 लगातार आता रहेगा यानी कि 0.93 सिग्मा। और इसी तरीके से आपके पास जो दूसरे वाले बॉडी पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो कैसे आएगी? उस पर जो चार्ज है 89.6 पाई जो भी कैलकुलेट करा अपॉन में 4 पाई डिस्टेंस का रेडियस का स्क्वायर यानी 4 पाई 4 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 4 के टेबल पे 89.6 को काटा तो 22.4 आया, 4 का स्क्वायर 16 आया, 16 के टेबल पे 22.4 1.4 पर आता है एग्जैक्टली। तो हमारा आंसर आ गया 1.4 सिग्मा। उसके बाद हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक का रेडियस बेटा 2 सेंटीमीटर है, एक का 3 सेंटीमीटर है। एक का चार्ज जो है बेटा प्लस 12 माइक्रोकूलाम्ब है, एक का प्लस 48 माइक्रोकूलाम्ब, और उन्हें हमने वायर से कनेक्ट करा, फिर से वायर से कनेक्ट करा यानी कि शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ बेटा छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर की तरफ? सवाल है कि छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर की तरफ अमाउंट ऑफ चार्ज कितना ट्रांसफ़र हुआ, छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो कैसे करेंगे? पहले तो हम निकाल लेंगे कि या तो आप छोटे वाले स्फीयर पर टोटल चार्ज निकाल लो या बड़े वाले पर निकाल लो, इट रियली डिपेंड्स ऑन यू। मान के चलिए मैंने मान के चला कि देखिए ये रहा मेरा स्फीयर 1, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा स्फीयर 2, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। इस पर चार्ज प्लस 12 माइक्रोकूलाम्ब, इसका चार्ज 48 माइक्रोकूलाम्ब, दोनों का ऐड करा टोटल चार्ज आपका आ गया 60 माइक्रोकूलाम्ब। अब जो चार्ज है बेटा आपसे पूछा छोटे से बड़ी की तरफ कितना गया, अब आपसे पूछा छोटे से बड़ी की तरफ कितना गया तो आप डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज छोटे से बड़ी की तरफ भेज दो। तो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने छोटे से बड़ी की तरफ भेजा। अब हमें पता है कि जो फाइनल चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा, जो पहले चार्ज था डेल्टा क्यू तो आपने उसमें से निकाल दिया, डेल्टा क्यू को इसमें से माइनस करा तो फाइनल चार्ज आपके पास कैसे आता? इनिशियल चार्ज माइनस कितना आपने निकाला इज इक्वल टू में फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज आपने फॉर्मूला वही टोटल चार्ज अपॉन टोटल रेडियस इनटू में रेडियस ऑफ द बॉडी सॉल्व करके निकाला तो ये 24 माइक्रोकूलाम्ब आया। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए 24 माइक्रोकूलाम्ब भी क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन ये फाइनल चार्ज है, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ ये नहीं है, वो हम कैसे निकालेंगे बेटा? तो Q माइनस डेल्टा Q हमें पता है 24 के बराबर है। Q1 की वैल्यू हम लोगों के पास पहले से गिवन है 12 माइक्रोकूलाम्ब माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू 24 माइनस Q बेटा 24 माइक्रोकूलाम्ब की जगह भेजा, 24 माइक्रोकूलाम्ब को Q की जगह भेजा, सॉल्व करके आंसर आ रहा है माइनस 12 माइक्रोकूलाम्ब। तो इसके साथ हमारा बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कनेक्शन ऑफ स्फीयर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल हो गए। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कूलाम्ब लॉ के ऊपर और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस सिस्टम के ऊपर बातचीत करेंगे। बाकी आज के लिए इतने ही रखते हैं बेटा। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन।